नमस्कार साथियों, टीचर्स अकादमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुचित सर। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 बजते ही आपका बीपीएससी का जो क्लास है वह 6 to 8 हिंदी की चलने लगती है। तो साथियों, लगातार हम कई दिनों से प्रैक्टिस और जो है प्रैक्टिस और थ्योरी दोनों पढ़ रहे हैं। वो प्रैक्टिस हम व्याकरण की भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस हम साहित्य के भी कर रहे हैं, थ्योरी हम व्याकरण भी पढ़ रहे हैं और थ्योरी हम साहित्य भी पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। जुड़ जाइए चैनल से। जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो पुराने बच्चे हैं वो रोज आते हैं तो उनका स्वागत है। तो चलिए, आज का प्रश्न श्रृंखला जो कल छोड़ के गए थे उसी से आगे हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, आदिकाल मैंने पढ़ा दिया था, तो आदिकाल का ही प्रश्न कराया जा रहा है। संभवतः आज आपका आदिकाल आखिरी हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद हम नया चैप्टर नया प्रश्न करेंगे। तो चलिए, सब लोग स्वागत है सबका, जुड़ जाइए फटाफट। तो देखेंगे कहाँ तक प्रश्न हुआ था। तो देखिए, ये सब आपका हो गया था, यहाँ हुआ था। देखिए, हम लोग चर्चा करें कहाँ कहाँ हुआ था। ये आपके हालात कन्हैया ये हुआ गया था। हिंदी में किस कवि को राजशेखर की मैंने बहुत सारी चर्चाएं की थी। गद्य पद्य मिश्रित पे बहुत सारी चर्चाएं की थी। राहुल साकित्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना था, इस पे बहुत चर्चाएं हुई थी। ठीक, इसके बाद हाँ, यहाँ तक जो है यहाँ तक हम लोगों ने प्रयोग किया था। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने बात की थी। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 11वें नंबर से। 11 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों को भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है, या किसके लिए कहा गया? सिद्ध, नाथ, सूफी और कबीर। तो प्रश्न बहुत अच्छा है। प्रणाम, स्वागत है आपका। चलिए, आप लोग का आंसर अभी नहीं आया है, चलिए आंसर पे चर्चा करते हैं। यहाँ पे हम चर्चा करेंगे, बहुत बार पूछा गया है कि सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों को संध्या भाषा कहा गया है। तो यह किसके लिए कहा गया है? सिद्धों के लिए। सिद्धों की जो भाषा थी सांकेतिक, उसको हम संध्या कहते हैं, संध्या भाषा कहते हैं। ठीक है, सिद्धों की संख्या क्या है? इनकी संख्या जो है, संख्या कितनी थी? 84 थी। संख्या कितनी थी? 84 थी। और इन्हीं सिद्ध से अलग होकर नाथ निकले थे। इन्हीं सिद्धों से अलग होकर क्या निकले थे? नाथ आपके निकले थे। ठीक है, और सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि कौन है? सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि, सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि, प्रथम सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा है। सरहपा है, ठीक है, सरहपा है। सरहपा। अब देखिए, इनके नाम के पीछे देखेंगे सबके अंत में पा आदर्श, पा जो पा है यह आदर्श सूचक शब्दों के लिए प्रयोग किया गया है। आदर्श सूचक शब्दों के लिए प्रयोग किया गया है। सूचक शब्दों के लिए किया गया, मतलब आप हर एक के नाम के अंत में आप पा पाएंगे। ठीक है, सरहपा, लुईपा, मुईपा, कन्हपा, कुकुरिपा, सबके नाम के अंत में पा पाएंगे। ठीक है, पा जो है आदर्श सूचक शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले ये थे, यानी कि बहुत फेमस रचना दोहा कोश। क्या है? दोहा कोश है। और इनको हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, जो कि सर्वमान्य है, आपको बताना है। चलिए, हिंदी का प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि, प्रथम कवि किसको माना है? सरहपा को। सरहपा को। और सर्वमान्य है, सर्वमान्य है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो है कौन माना है? राहुल साकृत्यायन ने। राहुल शाकृत्यायन, राहुल शाकृत्यायन ने इनको क्या माना है? हिंदी का प्रथम कवि माना है। आप लोग भी अपने उत्तर देते जाएंगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस चीज को जान लिया। नाथों की संख्या 9 थी। ठीक है, नाथों की संख्या कितनी थी? 9 थी। ये सिद्धों से ही अलग होके निकले थे। ठीक, सिद्धों से ही अलग होके निकले थे। तो चलिए, अब जो है इतनी सारी बातें हमने जान लिया। हाँ, सहजयान के प्रवर्तक भी थे। सहजयान के प्रवर्तक, सहजयान, सहजयान के प्रवर्तक थे। परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि सहजयान के प्रवर्तक सरहपा थे, सरहपा थे। ठीक, चलिए, इतना समझ गए। तो यहाँ हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली पहले प्रश्न को लेकर के, तो सिद्धों को लेकर बात कर ली।
अगला है आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठयोग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ है। मतलब जो नाथ संप्रदाय का जो प्रभाव है, नाथ संप्रदाय का जो प्रभाव है वह किस कवि में दिखाई देता है। कवि में जायसी में दिखाई देता है, कि तुलसी में, कि कबीर में, कि देवसेन में। तो चार कवि हैं। ये हठ योग का प्रभाव, और ये हठ योग, नाथ के हठ योग का प्रभाव किसमें दिखाई देता है। ठीक, ये आपको बताना है। तो जायसी, तुलसी, कबीर, देवसेन, आपको ये बताना है। तो चलिए जल्दी से बताइए हठ योग का। तो सबसे पहले हठ योग जो है ये पतंजलि, पतंजल क्या था, पतंजल के प्रभाव था, पतंजल का, ठीक है, पतंजल का प्रभाव था, जो कि नाथ संप्रदाय में देखने को मिलता है। नाथ संप्रदाय में देखने को मिलता है गोरखनाथ द्वारा, गोरखनाथ, गोरख नाथ द्वारा, ठीक है। अब चूंकि यहाँ एक चीज आपको समझना पड़ेगा, एक चीज बहुत बेसिक रूप से, कि समय के साथ, समय के साथ जब सिद्ध में विभत्स, मतलब विभत्स सॉरी, जब व्यभिचार बढ़ गया सिद्धों में, तो जिसका सबसे बड़ा कारण था स्त्री, सबसे बड़ी कारण क्या थी, स्त्री। आज भी देखिए जीवन, जैसे कि अगर आप, जिससे कि आज भी अगर आप संगत में पड़ जाते हैं तो आपका जीवन जो है दिशा मुड़ जाता है। तो नाथों ने क्या किया कि सिद्धों से अलग अपने आप को किया। तो उन्होंने जो सिद्धों में जो कारण से ये सब हुआ था, उसमें एक सबसे बड़ी विशेष कारण थे, स्त्री भी थी, ठीक है, समाज भी था। तो इन्होंने, देखिए आप नाथों देखेंगे तो ये समाज से कटे रहते हैं, समाज से कटे रहते हैं, और स्त्रियों को महाठगनी माना है। उसी का सेम प्रभाव आपको कबीर के ऊपर पड़ता है। किसके ऊपर पड़ता है, कबीर के ऊपर। देखिए कबीर की भाषा शैली देखेंगे, हमेशा फक्कड़पन था, सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग करते थे। अब कबीर के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। कबीर, कबीर के विषय में बहुत कुछ है। ये निर्गुण काव्य धारा के थे, निर्गुण काव्य धारा कवि थे, निर्गुण काव्य धारा के संत कवि थे, संत कवि थे, ठीक है। कबीर, इनकी रचना जो है बीजक है, बीजक है, बीजक संग्रह है, जिसमें साखी शबद रवैनी, साखी शबद रवैनी, साखी शबद रमैनी, यह भक्ति काल के थे। और जो है इनके विषय में सधुक्कड़ी भाषा, वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, सधुक्कड़ी भाषा इनको शुक्ल जी ने कहा। तो इनको बहुत नामों से विभूषित किया गया है। इनके हम लोग पढ़ते हैं, ये बहुत फटकार लगाते थे, सामाजिकता को लेकर बहुत एग्रेसिव रहते थे, ठीक है। कबीर के विषय में तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक किताब है, अगर आपको कबीर के विषय में बहुत अच्छा पढ़ना है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताब है कबीर। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके ऊपर बहुत काम किया, इसके वजह से इनको बहुत प्रसिद्धि मिली। इनकी बुक का नाम ही कबीर है। जहां आप देखेंगे कि शुक्ल जी ने इनको उपेक्षित किया, कबीर को। कारण क्या, उपेक्षित करने का एक सबसे बड़ा रीजन था, शुक्ल जी जो है साहित्य की रचनाओं को महत्व देते थे, न कि रचनाकार को। तो कबीर खुद कहते हैं कि मसी कागज छियो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। पहले ही स्वीकार कर लिया था, भैया मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठीक है, और मेरे बस का ये नहीं है। हाँ, जो लिखते थे इनके एक क्या बोलते हैं, इनके जो सबसे मतलब इनके गुरु थे, इनके शिष्य थे, इनके क्या नाम है उनका, एक सेकेंड। चलिए, हाँ, तो इनके हाँ, याद आ गया। तो यहाँ कबीर, साखी शबद रमैनी, तो कबीर को अलग अलग नामों से कहा गया, कई लोग ने अलग अलग कहा इनको, ठीक है। सबको क्लियर हो गया यहाँ से। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा निर्गुण भक्ति धारा का कवि है। रैदास, नाना, कबीर और विद्यापति। निर्गुण भक्ति का काव्य धारा का कवि नहीं है, ये होना चाहिए था। रैदास नहीं, आप रैदास का मैं नहीं पूछा हूँ। बीजक का संग्रह किसने किया था, बीजक को संग्रहित किसने किया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक। कबीर के गुरु का नाम क्या था, कोई बताए फटाफट, कबीर के गुरु का नाम क्या था। कबीर के गुरु का नाम क्या था, रामानंद। इनके गुरु का नाम क्या था, गुरु का नाम रामानंद था, गुरु का नाम क्या था, रामानंद था, रामानंद था, ठीक है, गुरु का नाम रामानंद था, ठीक। निर्गुण भक्ति, हाँ, निर्गुण भक्ति धारा का कवि है रैदास, नानक,
चलो, तो यहाँ पर जो है फोना क्या था, हाँ, निर्गुण धारा का कवि कौन है, रैदास, नानक, कबीर और विद्यापति। तो आपको क्या बताना है, हाँ रामानंद सही है, बिल्कुल अच्छा। अगला प्रश्न बताना है आपको, क्या होगा इनका, ये प्रश्न समझ लीजिए फिर से आपको। यहाँ पर नहीं है निर्गुण भक्ति धारा कवि, नहीं है, मैंने कहा ना गलत हो गया है, टाइप में गलत हो गया। अब बताइए, तो देखिए रैदास, नानक, कबीर ये तीनों जो हैं निर्गुण काव्य धारक हैं, निर्गुण काव्य धारक हैं, निर्गुण काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारक है। विद्यापति जो हैं ये जो है आपके एक तो आदिकाल के कवि हैं, आदिकाल के कवि थे, ये शैव संप्रदाय से थे। ये कौन थे, शैव संप्रदाय से थे। कल अगर आपने मेरी क्लास देखी होगी तो मैंने विद्यापति के विषय में बहुत सारी चर्चाएं करी हैं, बहुत सारी चर्चाएं मैंने कल विद्यापति के ऊपर करी थी कि इनको कौन कौन नाम क्या देता है, तमाम चीजें, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर विद्यापति हो जाएगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं रैदास। अच्छा एक बात आइए, मीराबाई के गुरु का नाम क्या था, एक प्रश्न मैं दूं आपको, यहाँ बताइएगा मीराबाई के गुरु का नाम क्या था, मीराबाई के गुरु का नाम क्या था, गुरु का नाम, गुरु का नाम फटाफट बताइए, गुरु का नाम क्या था, मीराबाई के गुरु का नाम क्या था, आपको जल्दी से मेंशन करना है मीराबाई के गुरु का नाम क्या था। तो यहाँ पर विद्यापति आदिकाल का, ये शैव संप्रदाय से थे और ये आदिकाल से थे, पहली चीज। अरे कबीर जो है निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे। जैसे कि आप जब भक्ति काल में प्रवेश करोगे तो भक्ति काल में दो धाराएं हैं, एक सगुण और एक निर्गुण। सगुण में भी दो धाराएं हैं, एक कृष्ण वाले हैं एक राम वाले हैं। राम वाले में तुलसी बाबा प्रतिनिधित्व करते हैं और कृष्ण वाले में सूरदास जी करते हैं। वैसे ही निर्गुण में जब जाएंगे तो एक सूफी काव्य धारा है जो कि जायसी उसका लीडर है, और दूसरा तरफ जाएंगे संत कवि जाएंगे, उसके जो लीडर हैं वह कबीर दास जी हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे ये पूछा निर्गुण भक्ति, अब निर्गुण क्या होता है, निर्गुण मतलब ये होता है कि भैया जो ईश्वर की मूर्ति रूप को स्वीकार न करे, मानता है लेकिन हाँ, मैंने ये प्रश्न पूछा कि मीराबाई के गुरु का नाम क्या है, मीराबाई के गुरु का नाम क्या, मैंने यहाँ प्रश्न सेंशन किया है। रैदास लिख लीजिए, रैदास का एक बहुत फेमस है मन चंगा कठौती में गंगा, जब आप पढ़ा होगा। नानक, नानक को जपजी नाम, जिनसे सिख संप्रदाय उत्पन्न हुआ है, इन्हीं के आगे सिख संप्रदाय चलता है, ठीक, क्लियर हो गया। चलिए, विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है, चलिए जल्दी से बताइए। विद्यापति ने कौन सा ग्रंथ मैथिली, देखो इन्होंने तीन मैथिली में लिखा, एक रचना मैथिली में की, एक रचना अपभ्रंश में की, अपभ्रंश मतलब ये अवहट लिख देते हैं, अवहट में, यहाँ पे अवहट में, ठीक है, अवहट में। तीसरा हम बात करेंगे संस्कृत में की, संस्कृत में की, कहाँ की, संस्कृत में की। यहाँ पर मैथिली में जो है इन्होंने कौन सा रचना, पदावली लिखा, क्या लिखा, पदावली लिखा, मैथिली में क्या लिखा, पदावली लिखा। इनमें कीर्तिलता, कीर्ति पता लिखा, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ठीक है। संस्कृत में गोरक्ष विषय लिखा, गोरक्ष विजय लिखा, और भी सारी चीजें लिखी हैं, इसके अलावा भी और भी सारी चीजें इन्होंने लिखी हुई हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके विषय में इतनी सारी बातें हो चुकी हैं, जैसे यहाँ पे देखिएगा, पदावली को नागिन की लहर, नागिन की लहर कह दिया, नागिन की लहर, नागिन की लहर किसने कहा है आप बताइए फटाफट,
निराला ने क्या कह दिया है, नागिन की लहर कह दिया है इसको, किसको, पदावली को। ठीक है, पदावली इतनी खतरनाक थी। अब इनको 3 श्रेणी में रखा गया है, कौन कौन से, कोई कभी इनको श्रृंगारी कवि मान देता है पदावली के आधार पे, कोई कभी कहता है ये भक्त कवि हैं, कोई कहता है रहस्यवादी कवि हैं। ये मैंने सारी बातें आपको पूरा बताया हुआ है, पूरी बातें मैंने आपको बताई हुई है। अगला जो है, गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है, यह मान्यता किस विद्वान की है। देखिए मैं जब आपको पढ़ा रहा था, हाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने सबका मेंशन बताया था कि देखिए समय तो कई लोगों ने अलग अलग माना हुआ है, लेकिन जो है यहाँ पर पूछा है 11वीं शताब्दी, क्योंकि यह सर्वमान्य, यह क्या है, सर्वमान्य है, अलग अलग शताब्दी मानी गई है, ये सर्वमान्य आपका है। चलिए, तो किसने माना है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने माना है। ठीक है, और यहाँ पर ठीक है माना है, क्लियर हो गया। और इन्होंने जो है गोरख बानी, गोरख बानी संपादक है, संपादक है, क्या है, संपादक है गोरख बानी के, इनकी रचनाओं का संग्रह है गोरख बानी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा बहुत। अब कितने ग्रंथ, एक प्रश्न पूछा जाएगा कि इस गोरख बानी में 14 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है, 14 ग्रंथों को प्रामाणिक माना गया है, प्रामाणिक माना गया है, प्रामाणिक माना गया है, प्रामाणिक माना गया है, 14 ग्रंथों को प्रामाणिक माना गया है, 14 ग्रंथों को प्रामाणिक माना गया है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कितने ग्रंथों को माना गया है, 12, 13, 14, 15, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। 14 ग्रंथों को प्रामाणिक मान के गोरखवाणी इन्होंने संपादन किया है। ठीक है, इस चीज का विशेष याद रखिएगा गोरखनाथ के विषय में। ठीक, चलिए इसको आप लोग कौन कौन कलम पेन लेके बैठा है। मिस्र बंधु ने, मिस्र बंधु ने इन्हें हिंदी गद्य का प्रथम कवि माना, हिंदी गद्य का प्रथम कवि माना, हिंदी गद्य का प्रथम कवि माना, हिंदी गद्य का प्रथम कवि माना। ठीक है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि मिस्र बंधु ने, मतलब यह ऐसे पूछ लेगा कि गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम कवि किसने माना, तो मिस्र बंधु ने माना। ठीक है, और पूछेगा डॉक्टर गोरख बानी किसने संपादित किया है, कहेंगे कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया है, और इन्होंने 11वीं सदी इनका समय माना है। सब लोगों ने अलग अलग समय माना है, लेकिन सबसे ज्यादा जो सर्वमान्य है वह इन्हीं का है। ठीक है, तो इस चीज का है, और 14 ग्रंथों को प्रामाणिक मान करके गोरखवाणी किया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इतना समझ गए होंगे, मैंने बहुत सारी बातें इसमें आपको मेंशन कर दी। अगला है, शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन है। देखिए रूपचंद, जज्जल, विद्याधर और सागंधर। चलिए, बहुत सही प्रश्न है कि सागंधर। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला जो प्रश्न है, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है। हिंदी के लिए संस्कृत का, हिंदवी का, रेखता का, हिंदुस्तानी का। अब देखो अमीर खुसरो के विषय में अगर जानेंगे तो इनका जन्म एटा में हुआ था, उत्तर प्रदेश के एटा में हुआ था, और इन्होंने कई सारी हिंदी के प्रथम, हाँ खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं, 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 प्रथम कवि हैं। ठीक है, प्रथम कवि हैं। अब इनको कई प्रकार से कहा जाता है, तूती ए हिंद, तूती ए हिंद कहा गया, तूती ए हिंद कहा गया। ठीक है, तूतीय ए, तूतीय हिंद, तूतीय ए, तूतीय ए हिंद कहा गया, तूतीय ए हिंद कहा गया। ठीक है, और इनको जो है मुकरियां इनकी जो रचनाएं हैं, हालांकि इसको मैं आप इसका उत्तर दे दीजिए, फिर मैं इसका बताऊं और व्याख्या। चलिए इनकी रचना याद कीजिए।
दो सुख ने खालिक बारी, खालिक बारी, कैद ए हयात, कैद ए हयात, मुकरियां, 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 ठीक हो गया। और इसके अलावा इनके जो गुरु थे, गुरु, गुरु इनके कौन थे, गुरु, गुरु के कौन थे, गुरु कई बार पूछा गया है, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे, ठीक है। अभी तबला के, गजल के, सितार के आदि के ये प्रतिपादक थे, इन्हीं से शुरुआत होती है, ठीक। चलिए आगे पढ़ते हैं। हाँ इसका उत्तर तो अभी आया ही नहीं है, उत्तर पहले आप लोग दे लीजिए, उत्तर आप लोगों ने अभी तक नहीं दिया हुआ है। तो इन्होंने क्या प्रयोग किया है, हिंदवी का प्रयोग किया है, किसका किया है, हिंदवी का प्रयोग किया है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किसे माना जाता है। देखिए अपभ्रंश का पूछा है, अपभ्रंश में, न कि हिंदी में पूछा है, याद रखिएगा, प्रश्न को बहुत बेहतरीन तरीके से समझिएगा। किसको पूछा है, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा जो है माना गया है। आज थोड़ा सा क्लास हम कम करेंगे क्योंकि क्या दे दिया है, अच्छा ठीक, हाँ ठीक है आंसर, स्वागत है अंशु। तो यहाँ पर देखिए विशेष ध्यान रखिएगा, आज थोड़ा सा मुझे जल्दी है क्योंकि माता जी को दिखाने डॉक्टर के पास जाना है। मुझे लगा मैं छुट्टी ले लूं, लेकिन नहीं, मैंने कहा चलिए आधे घंटे ही पढ़ाऊंगा, कम से कम रेगुलरिटी रहेगी आपकी, ठीक है, ताकि जो है, हाँ आप लोग जो है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, माता जी को नंबर लगाया है डॉक्टर को, ठीक है। तो यहाँ पे अपभ्रंश का जो है जोइंदू से, योगेंद्र या जोइंदू, योगेंद्र भी को कहा था, योगेंद्र। अब देखिए मेरी क्लास में अगर आपने पढ़ा होगा तो सारी चीजें यहाँ आपने देखा होगा। सर जी 17 की क्वेश्चन की है आंसर, 17 का ये है बताया, तो ये रेखता ये हिंदू के लिए प्रयोग करते, रेखता जो है हिंदू के लिए, ठीक है, रेखता जो है हिंदू के लिए प्रयोग करते थे, फिलहाल में उर्दू के लिए रेखता, जो हिंदू। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना होगा, चलिए, परमात्म प्रकाश, परमात्म प्रकाश, परमात्म प्रकाश और योग सार इनकी रचना है, योग सार रचना है इनकी, क्या है, रचना है इनकी, क्या है, रचना है, आपको याद रखना क्या है, रचना है। इसके अलावा दोहा काव्य, चूंकि मैंने आपको इतना डिटेल में पढ़ाया हुआ है, अगर जिसको लगता है कि सर मुझे कम समझ में आ रहा है उत्तर, तो जाके आप मेरी वीडियो देख लो, वीडियो अभी भी पड़ी हुई है, 2-4-6 दिन पहले की है। आदिकाल को इतना गहराई से पढ़ाया हुआ है, नामकरण से लेकर के रचनाओं तक का, कि अगर आप शायद टीजीटी पीजीटी लेवल पे भी तैयारी करेंगे तो वहां से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है। एडमिशन ओपन है साथियों, 96 28 95 92 37 एडमिशन ओपन है, तो अगर आप चाहते हैं फटाफट 6 to 8 का शिक्षक बनना तो ज्वाइन हो सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रचना आपका परमात्म प्रकाश, ठीक है, तो यहाँ पे आप इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। चलिए अब इनका एक नाम है आपका हेमचंद, हेमचंद है, इनका शब्दानुशासन है, क्या है, शब्दानुशासन है, शासन है, और इनको प्राकृत का पाणी कहा जाता है, पाणिन कहा जाता है, ठीक है, आपको चूंकि बताया गया था तो ये सब सारी चीजें आपको बताई गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एक चीज विशेष रूप से कि, हाँ आज थोड़ा सा प्रश्न कम था। चलिए अब थोड़ा सा मैं आपकी रणनीति पे बात कर लेता हूँ, रणनीति पे थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। सर जी किस नेम से चैनल बनाए हैं, ये आपका टीचर्स एकेडमी है, कैसे देखिए आपको कुछ दिख रहा होगा ना, हाँ जो बच्चे नए हैं तो टीचर्स अकादमी, टीचर्स अकादमी, टीचर्स अकादमी, देखो लिखा है ना, TEATEACHERS अकादमी, टीचर्स अकादमी है ये।
इस पे जो है आप जो है सर्च कर लीजिएगा, आप चैनल को पब्लिक क्या बोलते हैं सब्सक्राइब कर दोगे तो अपने आप सारे नोटिफिकेशन भी मिलने लगते हैं। और ये 96 28 95 92 37 है, आप वहां पे फोन लगाएंगे तो वहां पे स्टाफ बैठा हुआ है, सारी जानकारी आपको दे देगा। मुझसे बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप जो है फोन के द्वारा जो है वहां आपको बात करा दी जाएगी कि हाँ सर जानकारी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा बात कर लूँ आपको लेकर के, अब थोड़ा सा आज का प्रश्न इतना ही है, थोड़ा रणनीति लेके बात कर लूँ, रणनीति लेके बात कर लूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए 6 to 8 बीपीएससी टीआरई 4, बीपीएससी टीआरई 4, बीपीएससी टीआरई 4 कितना इंपॉर्टेंट 4.0 कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए है, इस चीज को समझिए। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे ज्यादा अगर कंपटीशन है, कंपटीशन अगर सबसे ज्यादा आपका है तो वह 6 to 8 में है, वह 6 to 8 में है। इसके पीछे रीजन क्या है कि आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटेट जिनके पास है वो सीधे परीक्षा दे सकते हैं, सीधे परीक्षा दे सकते हैं, और एक परीक्षा सीधे परीक्षा दे सकते हैं और एक परीक्षा के माध्यम से ही उनका चयन हो जाता है। इसीलिए इसमें क्या है स्टेट जो है अभी तो हम लोग मार्च तक उम्मीद किए, मार्च तक कुछ बड़ा परिणाम निकलेगा स्टेट को लेकर के, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधे परीक्षा जो है आपका मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए सीटेट का भी हाल ही में रिजल्ट आया है, सीटेट का फिर रिजल्ट आया है और भीड़ बढ़ गई, फिर भीड़ बढ़ गई है, भीड़ क्या हो गई है, बढ़ गई है। अब इसका औसतन जो मेरिट जाता है जिसमें आपका 80 जो है 80 नंबर जो है 80 प्रश्न कह लीजिए, 80 प्रश्न आपका विषय आता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, 40 प्रश्न जो है आपका जीएस आता है, 40 प्रश्न आपका जीएस आता है, ठीक है। कुल मिला के 80 और 40 कितने हो गए, 120 हो गए। और आपका क्वालिफाइंग पेपर आता है जो कि 9 नंबर पाना होता है 30 में, तो मतलब बहुत बहुत मतलब कि आपको वो बहुत जल्दी पास कर जाओगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों रहती है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 40 नंबर जीएस का बहुत रोल है, अगर आपने जीएस नहीं पढ़ा है तो केवल विषय के भरोसे आपका चयन किसी कीमत पे नहीं होगा, किसी कीमत पे नहीं होगा जब तक आपने जीएस बहुत अच्छे से नहीं तैयार किया है। हमारे यहाँ इस संस्था में आपको जीएस भी मिलता है, जीएस की क्लास रेगुलर चल रही है और आपका विषय भी चल रहा है, विषय मैं आपको पढ़ाता हूँ, जीएस हमारे दूसरे अभिनव सर पढ़ाते हैं, ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अब जो है टीआरई 4 जो है लगभग अंदाज है अप्रैल या मई तक में आएगा, लास्ट अप्रैल या मई तक में टीआरई 4 आ जाएगा। ज्यादा समय आपके पास अभी भी नहीं है, ज्यादा समय नहीं है, समय बहुत पर्याप्त मात्रा में, 3 से 3 महीने मान लीजिए बहुत होगा, 10 दिन 90 100 दिन। अब 100 दिन में आप बीमार पड़ेंगे, आप यहाँ कोई बीमार पड़ेगा, कोई समस्या आ जाएंगी तो 20 30 दिन तो आप ऐसे ही निकाल दीजिए, ठीक, 20 30 दिन तो ऐसे नहीं बचेगा, 80 90 दिन तो आपके पास समय कम है, कंपटीशन ज्यादा है। औसतन जो है मेरिट जो इसकी है 84 प्लस जाती है, सोचिए 120 में 84 प्लस मेरिट अगर जा रही है तो समझिए कितना कंपटीशन इसमें है आपका देखने को मिल जाता है। तो इसलिए मेरे प्यारे साथियों स्टेट जो है आपका 6 to 8 की मेरिट बड़ी हाई भी चली जाती है, इसीलिए तो अभी से आप लगेंगे तो सपना आपका साकार हो पाएगा, शिक्षक बनेगा। क्योंकि टीआरई 5 का देख रहे हैं कोई पता आता नहीं होगा, नवंबर में चुनाव है, फिर आगे वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी भगवान जाने क्या होगा आगे चल करके। अभी बहुत बेस्ट मौका है, अपना सुनहरा मौका है, तो आप लोग मत चूको। चौहान आपने पढ़ा है एक बार लग करके, और फीस मैंने इसीलिए ज्यादा नहीं रखी है, अगर आप फीस मैंने मात्र 3000 रुपये रखी हुई है आपके पूरे कोर्स के लिए, फीस जो है 3000 रुपये रखी गई है, तो बस आपको उसमें भी थोड़ा कंसेशन हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, आप हमारे अपने हो तो उसमें भी थोड़ा हम कंसेशन कर देंगे ताकि आपके ऊपर भार ना पड़े, ठीक है, भार ना पड़े फीस को लेकर के, आपको फीस की वजह से आपका सिलेक्शन ना रुके, इसलिए आपके योग्यता मतलब आपके अनुसार रखी जा रही है, ठीक है। उसके बाद आपको मेरी क्लास मिलेगा क्या, देखो यहाँ पे मिलेगा क्या आपको, यहाँ आपको लाइव क्लास मिलेगा, लाइव क्लास जो आप पर डे देखते हो लाइव क्लास मिलेगा, ठीक है, प्रैक्टिस मिलेगा, प्रैक्टिस मिलेगा, प्रैक्टिस मिलेगा, रिवीजन मिलेगा, ठीक है, रिवीजन मिलेगा। तो लाइव क्लासेस मिलेंगी जिसमें आपको पूरा थ्योरी पढ़ाया जाएगा, आपको पूरा थ्योरी पढ़ाया जाएगा जितना सिलेबस में है। उसके बाद आपको सबसे देखिए मेन मुद्दा क्या है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी और एससीईआरटी, ये दो मेन है, ये आप नहीं पढ़ पाओगे, बाकी चीजें तो जो है
बाकी चीजें क्या होंगी कि आपके साथ दिक्कत कर जाएंगे, लेकिन ये एनसीईआरटी में लगभग आपके 27 पाठ्यक्रम है, लगभग 27 प्लस जो है आपका बुक रखी गई है। ये कहाँ से पढ़ोगे, ये तो मुझसे ही पढ़ोगे ना, यहाँ दिक्कत है। और इससे लगभग 10 मतलब 20 से 30 क्वेश्चन आते हैं, 20 से 30 क्वेश्चन आपके आते हैं, सोचिए एनसीईआरटी और सीईआरटी से, इसलिए क्लास करना बहुत जरूरी होता है। चलिए फिलहाल में हम आपसे विदा लेते हैं, थोड़ा सा इमरजेंसी है, माफी चाहता हूँ। लेकिन कल यह क्लास अपने समय पर शाम 5 बजे, कल शाम 5 बजे यह क्लास चलती है, आपको बराबर चलेगी, शाम 5 बजे क्लास चलेगी, ठीक है। तो आज के लिए माफी चाहता हूँ, थोड़ा जल्दी में हूँ। तो आज जो है हम जो है कल सीधे सीधे मिलेंगे 5 बजे अपने टाइम पे, कल पूरा जो है 1 घंटा आपका क्लास चलेगा। धन्यवाद।